2006 आईजी सिंध समेत तमाम सीनियर पुलिस अफसरान सर जोड़ के परेशानी के आलम में बैठे होते हैं, क्योंकि 7 दिन में 7 पुलिस वालों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कराची मलीर के इलाके सौदाबाद में एक ऑर्डर जारी होता है कि कोई भी पुलिस वाला वर्दी नहीं पहनेगा और ना ही पुलिस की सफेद बाइक का इस्तेमाल करेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही कातिल का कुछ अता पता था, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। सब जानते थे तो बस ये कि कोई पीछे से फायर करता है जो सीधा सर में लगता है। 7 पुलिस वाले कत्ल होने के बाद अचानक खामोशी छा जाती है। पुलिस समझती है कि कातिल फरार हो चुका है। पुलिस अफसरान कुछ सुख का सांस लेते हैं, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद एक और पुलिस वाला बिल्कुल उसी तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। चालाक कातिल इस सब अरसे के दौरान यहीं पर था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। कातिल सिंध पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका होता है। पुलिस इस कातिल को पकड़ने के लिए अपने तमाम सोर्सेज लगा चुकी होती है। उसके बावजूद पुलिस इसको इस बार भी पकड़ने में नाकाम रहती है। तंग आकर इस कातिल को पकड़वाने वाले के लिए 30 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया जाता है। कोई खत के जरिए सिंध पुलिस को अप्रोच करता है और कहता है वो इस कातिल को पकड़वाने में उनकी मदद कर सकता है। एसएसपी काउंटर टेररिज्म राजा उमर किताब उस अप्रोच करने वाले बंदे को मिलने के लिए जाते हैं। वो बंदा उनको बताता है कि मैं इतने अरसे से जेल में पड़ा हूँ, आप मेरी मदद करो, मैं इस कातिल को पकड़वाने में आपकी मदद करता हूँ। उस बंदे ने कहा अगर मैं इसको पकड़वा दूं मुझे क्या मिलेगा। राजा उमर किताब उसको बताते हैं कि इसके सर पे 30 लाख रुपए का इनाम है, अगर तुम इसको पकड़वा दो तो इनामी रकम जो जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए है वो तुम्हें दे दी जाएगी। उसके बाद उस बंदे ने पुलिस को पहली टिप दी। वो पहली टिप क्या थी ये बताने से पहले आइए मैं आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट के कुछ हकायत बताना चाहता हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 9 पुलिस वालों को कत्ल करने के लिए एक ही वेपन का यूज किया गया था। इसका मतलब है कत्ल करने वाला कोई ग्रुप नहीं बल्कि एक सिंगल शख्स था, फर्द वहद था। इसका मतलब है पुलिस का मुकाबला किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं था, ना ही किसी गैंग से था, बल्कि पुलिस का मुकाबला एक शख्स से था। वो शख्स जो पुलिस वालों का चुन चुन के शिकार कर रहा था। ना कोई तवान, ना कोई डिमांड, ना कत्ल करने के बाद जिम्मेदारी लेने का ऐलान। बंदा भी एक, वेपन भी एक, मकसद भी एक, टारगेट भी एक। आइए जानते हैं वो पहली टिप क्या थी। कुछ अर्सा पहले एक डकैती होती है। उस डकैती के दौरान इनके हाथ कुछ जैली करेंसी लग जाते हैं। उस जैली करेंसी को चलाते हुए ये लोग पकड़े जाते हैं और पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं। अब जैली करेंसी का कोई खास केस बनता नहीं था तो पुलिस ने इसको वेपन के केस में अंदर कर दिया। 2 महीने के बाद इसकी जमानत हो जाती है। जैसे ही इसकी जमानत होती है अगली सुबह ये बंदा उठ के सबसे पहले एक सब इंस्पेक्टर को कत्ल कर देते हैं और इस तरह सिंध पुलिस की एक दफा फिर से टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी थी। अब सिंध पुलिस को कत्ल करने वाला कोई टारगेट किलर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर था। सीरियल किलर पर आप लोगों ने बहुत सारी फिल्म देख रखी होंगी। वैसा ही एक सीरियल किलर कराची में 2006 में सिंध पुलिस को बेदर्दी से कत्ल कर रहा था। मगर ये सीरियल किलर आखिर था कौन और पुलिस वाले ही सिर्फ इसके निशाने पर क्यों थे? आइए इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सीरियल किलर होता क्या है और एक नॉर्मल इंसान कैसे इतना खतरनाक रूप इख्तियार कर लेता है। जैसे फिल्मों में हर सीरियल किलर की एक कहानी होती है जो उससे एक नॉर्मल इंसान से एक वैशी जानवर बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही कराची के सीरियल किलर की भी एक कहानी थी। 1980 कमरान भाइयों में सबसे छोटा था। कमरान का बाप नशे था जो कई हफ्तों तक घर नहीं आता था। आए दिन पुलिस भी इनके घर का चक्कर लगाती रहती थी। घर में भूख ने डेरे डाल रखे थे। गुर्बत से तंग आकर कमरान की मां ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर चर्स बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ अर्से बाद जब बड़ा बेटा गिरफ्तार हो गया तो कमरान की मां ने अकेले ही चर्स बेचने का काम संभाल लिया। इनका घर मोहल्ले में पहले ही बदनाम था, ऊपर से पुलिस के साथ भी आए दिन गालम गलोच होती रहती थी। कुछ टाइम के बाद खबर आती है कि केपी के पुलिस ने कमरान की मां को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दे दिला के ये वहां से छूट तो जाती है, लेकिन कमरान ने अब इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। कमरान अब जवानी में कदम रख चुका था। उसने 11 लोगों का गैंग बनाकर डकैतियां करना शुरू कर दी थी। जमशेद टाउन, लियाकताबाद, मलीर, बिन कासिम, शाह फैसल कॉलोनी समेत बहुत सारे इलाकों में उसकी दहशत बैठ चुकी थी। कमरान एक इंतहाई सैको किस्म का इंसान था। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब कमरान ने 2 रेंजर के जवानों को शहीद कर दिया था। आप लोगों को ये वजह जानकर बहुत ज्यादा हैरत होने वाली है कि कमरान ने उन जवानों को शहीद क्यों किया था। दरअसल वो दोनों जवान वर्जी में मलबूस से उन्होंने अपना वेपन लिया हुआ था। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और वहीं से उसी रास्ते पर से कमरान और इसका दोस्त जिसका नाम फरहान और गोली है, इन दोनों का वहां से गुजर होता है। कमरान को रेंजर के जवान का जो वेपन था वो पसंद आ गया था। वो फरहान को बताता है कि मुझे इसका वेपन पसंद है। फिर ये दोनों जाके उनको गोलियां मार देते हैं।
और गोलियां मारने के बाद उनसे उनके वेपन चुरा लेते हैं। ये बात अभी तक फरहान और गोली को ही मालूम थी कि कमरान पुलिस वालों का कत्ल कर रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कमरान ने दूसरे गैंग मेंबर के साथ भी बातों बातों में जिक्र कर दिया था कि वो पार्ट टाइम सीरियल किलर भी है। इधर जब गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया तो कुछ गैंग मेंबर्स के दिल में लालच आ गया और उन्होंने जाकर पुलिस वालों को सारी बात बता दी। अब एक तरफ कराची का सीरियल किलर अपने शिकार की तलाश में था और दूसरी तरफ पुलिस भी इसको पकड़ने के लिए तैयारी कर रही थी। अक्टूबर की शाम थी, पुलिस कांस्टेबल रोस ड्यूटी से वापस जा रहा था। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ था, लेकिन साथ वो मुतमिन भी था, क्योंकि ना तो उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी, ना ही उसके पास पुलिस की सफेद बाइक थी। लेकिन उसको क्या मालूम था कि कमरान ऑलरेडी उसके पीछे लग चुका है, कमरान ऑलरेडी उसको अपना शिकार मुंतखब कर चुका है। दरअसल कमरान ने उसके जूते से उसको पहचान लिया था, क्योंकि ये जूते सिर्फ पुलिस वाले के ही हो सकते थे जो उस टाइम उसने पहने हुए थे। कमरान ने ताकर उसके सर का निशाना लिया और गोली चला दी। गोली जाके सीधा पुलिस कांस्टेबल बोस के सर में लगी और वो वहीं पर दम तोड़ गया। लेकिन कमरान को क्या मालूम था कि उसका ये कत्ल आखिरी कत्ल साबित होने वाला है, क्योंकि कमरान के ठिकाने का पता पुलिस को चल चुका था। अब पुलिस को सिर्फ इंतजार था तो सही वक्त का। एसएसपी उमर खिताब की सरबराही में एक टीम कमरान के ठिकाने की तरफ जाते। इसके घर में 2 कमरे थे, आगे बरामदा था, किचन था। जब पुलिस वाले इसके घर में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था, घर को ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने ना तो ताला तोड़ा ना ही खोला, बल्कि ऐसे ही घर में दाखिल हो गए ताकि बाहर से आने वाले बंदे को ये मालूम ना हो कि पुलिस अंदर छुपी हुई है, क्योंकि कमरान को जरा सा भी भनक लग जाती कि पुलिस उसके ठिकाने में यानी कि उसके घर में छुपी हुई है उसको पकड़ने के लिए, तो ये बंदा वहां से फरार हो सकता था। अगर ये वहां से फरार होता तो फिर बाद में इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। पुलिस इसके ठिकाने पर छुप के बैठ जाती है। कुछ टाइम के बाद ये और इसका दोस्त हंसते हुए गप मारते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं तो पुलिस इनको हिलने का मौका तक नहीं देती और इनको फौरन से दबोच लेती है। पुलिस को इनके ठिकाने से कुछ पिस्तौल, क्लाशनकोफ, गोलियां और इनके गैंग का पूरा असला बरामद हो गया था, लेकिन पुलिस वो वाला वेपन रिकवर करने में नाकाम रहती है जो कि रेंजर के जवान से चोरी किया गया था। बाद में पुलिस जब इनको थाने ले जाते हैं, इनकी तफ्तीश करते तो ये लोग बताते हैं कि वो मुआमा करने के बाद इनको समझ आ गई थी कि रेंजर वाला जो मसला है ये इनके गले पड़ने वाला है। इस वजह से ये लोग जाके क्या करते हैं, उस पिस्तौल को ले जाके नदी के पास एक कचरे में जाके फेंक देते हैं। अब पुलिस ने क्या किया, कमरान के दोस्त को लिया, एक क्रेन ली जिसके ऊपर मैग्नेट लगा हुआ था, उसको जाके उस कचरा कुंडी के पास मैग्नेट का यूज किया। खुशकिस्मती से कचरे के साथ साथ वो वेपन भी वहां पे निकल आया और इस तरह जो रेंजर के जवान से चोरी किया गया वेपन था वो भी पुलिस ने बिलाकर रिकवर कर लिया था। अब पुलिस के पास सबूत पूरे थे। पुलिस इस वहशी कातिल को सजा दिलवाने के लिए अदालत जाती है और अदालत ने इस सीरियल किलर को सजाए मौत सुनाई। लेकिन आज भी 18 साल गुजर जाने के बाद ना सिर्फ ये सीरियल किलर जिंदा है बल्कि इसने सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील भी कर रखी है। मान लो अगर इस सीरियल किलर को कर दिया गया तो क्या होगा।